नमस्कार, आदाब, मैं शहरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर भी जारी। वक्फ कानून पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही विरोध में है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की। अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर कहा है कि ये कानून कह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हमारी आस्था नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये सरकार हमेशा आस्था की बात करती, क्या हमारी आस्था मस्जिद में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार ये कानून लेकर आई है? ये काला कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत फरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि ये कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने फेल किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं, इस कानून में ये बात लिखी गई कि अगर कोई तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए आवश्यक किसी भी राशि का निवेश करने के लिए तैयार हैं। पुराने शहर में विकास कार्यों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए भट्टी ने कहा है कि राज्य सरकार के पास अपनी विरासत की रक्षा करते हुए हैदराबाद को आधुनिक बनाने की एक स्पष्ट योजना है। बैठक मुख्यमंत्री के निर्देशन में आयोजित की गई थी और इसमें हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पूनम प्रभाकर, हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चार मीनार, मलकपेट, कारवां, याकूतपुरा, चंद्रायनगुटा, बहादुरपुरा और नामपल्ली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे कार्यों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। पाकिस्तान में आतंकवादी स्थलों और मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया। पूरा देश एकजुट है और सशस्त्र बलों का सम्मान कर रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में बोल रहे हैं। आज ये स्थिति है देश में। देश के जनता राजनीति से उठकर, मजहब से उठकर, भाषा से उठकर, प्रांत से उठकर एकजुट होकर सेना का समर्थन में, सेना का अभिनंदन में, सेना का साथ है बोल के आज जगह जगह कार्यक्रम कर रहे। दूसरा जगह मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी सेना के लिए सबूत मांग रहे। कोई सबूत कोई घर में बैठ के नहीं हुआ है। जो जितने पाकिस्तान का ड्रोन्स आया, पाकिस्तान का जितने भी भारत के ऊपर हमला करने के लिए प्रयास किया है, भारत जो भी ऑपरेशन किया है, सो भी वीडियोस, फोटोस दुनिया के सामने हैं। कोई चुपके लाइव बताया गया। ये लाइव बताने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, हमारा दुर्भाग्य है ऐसा नेता है देश के लिए। आज भारत का जितने फाइटर जेट्स गिर गया उसका हिसाब दो। अरे सेना खुद बोल रही है एक भी फाइटर जेट गिरा नहीं। ये छुपाने का विषय है क्या? एक फाइटर जेट अगर गिर गया, ठीक तरीके से भारत के सेना 100% जनता के सामने बताते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना मामले में विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की है। टिप्पणियों को बिल्कुल भयावह बताते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर न्यायपालिका के प्रति अपनी अपेक्षा दिखाई है। उन्होंने कहा है कि यह न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि भारत के संविधान का भी अपमान है। केटीआर ने उदाहरण के तौर पर कांचा गच्ची बावली वन मुद्दे और पलामुरू रंगारेड्डी परियोजना मामले का हवाला देते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक फैसले पर बार बार आक्षेप लगाने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा कटाक्ष करते हुए उनकी चल रही न्याय यात्राओं की ईमानदारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को यह तय करना होगा कि उनकी पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहती है या नहीं। वो संविधान की प्रति के साथ न्याय यात्रा नहीं कर सकते हैं जब उनके नेताओं के मन में देश की न्यायिक प्रणाली के प्रति बहुत कम सम्मान है।
हाइड्रा ने जुबली हिल्स में बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियों के किनारे अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक बड़ा डिमोलिशन अभियान शुरू किया है। इस पहल का मतलब भारी बारिश के पानी के निकलने के रास्ते को बहाल करना और शहर में बाढ़ से निपटने की क्षमता को कम करना है। आज सुबह हाइड्रा टीमों ने पेदमा मंदिर के पास एक महत्वपूर्ण नाले पर निर्मित अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने का काम शुरू किया। सुबह 6 बजे शुरू हुए अभियान में अब तक 500 वर्ग गज से ज्यादा के अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। हाइड्रा पदाधिकारियों ने इस अवैध निर्माणों को समुचित जल निकासी में बड़ी बाधा के रूप में पहचाना है, जिससे भारी बारिश के दौरान हैदराबाद में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और इन्हें डिमोलिश करने का अभियान चलाया है। हैदराबाद मेट्रो ने नई संशोधित टिकट दरों पर 10% की छूट की घोषणा की, जो 24 मई से लागू होगी। छूट के बाद किराया 11 रुपए से 69 रुपए के बीच होगा। 2 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया सभी टिकटों में सबसे कम है, ये 11 रुपए है। छूट के बाद संशोधित हैदराबाद मेट्रो रेल टिकट दरें 24 मई 2025 से लागू होंगी और सभी किराया माध्यमों पेपर, QR, टोकन, डिजिटल टिकट, स्मार्ट कार्ड पर लागू होंगी। इससे पहले HMRL ने कहा था कि किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा मेट्रो परिचालन और रखरखाव की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में किराया संशोधन शुरू किया गया है। पूरे देश में एक बार फिर से कोविड-19 का संकट मंडरा रहा है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सख्ती से घर के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही संक्रमण न फैले और जिन हालातों का देश ने पहले सामना किया था वो फिर से पैदा न हो जाए। इसी के चलते सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि प्रार्थना सभा, सामाजिक समारोह, पार्टियां, समारोह वगैरह जैसे सभी सामूहिक समारोहों को रोकें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड-19 के समय बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खासकर बचने की सलाह दी गई है। इसी के चलते एडवाइजरी में कहा गया है कि बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सख्ती से घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। नियमित रूप से हाथ धोएं, खांसते और चीखते समय मुंह ढकें और अपने चेहरे को छूने से बचें। ज्यादा वायरल फैलने वाले इलाकों में मास्क पहने। अगर आप भीड़ भाड़ वाले या खराब हवादार स्थान पर हैं तो मास्क पहनने से वायरस के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाने की भी सलाह दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल यानी शनिवार को होने वाली। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय नीति और विकास रणनीतियों को आकार देने के उद्देश्य से चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हुए। वो सुबह 10 बजे चेन्नई से एयर इंडिया के यात्री विमान में सवार हुए। तमिलनाडु के मंत्रियों, DM के पदाधिकारियों, विधायकों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों ने पुराने एयरपोर्ट टर्मिनल के गेट नंबर 6 पर उनका स्वागत किया। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कल सुबह से शाम तक चलेगी। सत्र के बाद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन शनिवार रात को ही चेन्नई के लिए लौट जाएंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।